नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का मामला लगातार गहराता जा रहा है। मौत के आंकड़ों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तकरार की स्थिति हो गई है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें कहें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। वहीं इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मंजूरी के लिए एक फाइल भेजी थी। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि इससे ये पता लग सकेगा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कितने कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर एलजी को समिति के गठन को न रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया था। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन या इलाज न मिलने की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनकी जानकारी केंद्र सरकार ने मांगी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसका जवाब अलग तरीके से देने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने जब कमेटी बनाई थी तो उपराज्यपाल ने उसे भंग कर दिया था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के पास अप्रैल से जून के बीच ऑक्सीजन की कमी, बिस्तर न मिलने या फिर अस्पतालों के बाहर कितने लोगों की मौत हुई है, इससे जुड़ी जानकारी नहीं है। उधर दिल्ली सरकार के अस्पतालों ने भी ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत न होने का दावा किया है। इसमें केंद्र सरकार के एम्स, आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार के लोकनायक अस्पताल, डीडीयू, बाबा भीमराव अंबेडकर और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने ऐसा कोई भी रिकॉर्ड होने से इनकार किया है। तो ऑक्सीजन से न मिल पाने से जो मौतें हुई हैं उसको लेकर अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक तरीके से तकरार की स्थिति दिखाई दे रही है। लगातार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि राज्य सरकारें खुद से बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है। अब इसको लेकर तकरार की स्थिति है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक उच्च स्तरीय हाई लेवल कमेटी गठित करने की बात कही, लेकिन इसको उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इससे पहले भंग कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से पत्र भेजकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मनीष सिसोदिया ने यह आग्रह किया है कि वो एलजी को निर्देश दें कि इस कमेटी के गठन पर रोक न लगाई जाए। ये कमेटी सही तरीके से जांच करके पता लगाएगी कि क्या ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में मौतें हुई हैं अथवा नहीं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी जी, एक बार फिर से तकरार की स्थिति जो हमेशा देखने को आता है, लगभग हर मुद्दे पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार की स्थिति रहती है। अब यही देखने को आया है कि ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं उसको लेकर तकरार एक बार फिर से दिखाई दे रही है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, तो दोनों ही लगातार हर मुद्दे पर किसी ना किसी मुद्दे पर यानी कि आमने सामने होती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से अब ऑक्सीजन को मुद्दे को लेकर यानी कि जो कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसके अंदर जो ऑक्सीजन की लेकर जो मौतें हुई थी उसको लेकर भी अब बयानबाजी होती नजर आ रही है। और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसके लिए कमेटी बनाना चाहती थी कि कमेटी के द्वारा ये तय किया जाएगा कि कमेटी दूसरी जो लहर थी उसके अंदर अस्पतालों के अंदर बेड की संख्या से कितने लोग मरे थे, अस्पतालों के बाहर जिनको इलाज नहीं मिल पाया था वो कितने मरे थे, और जो सबसे बड़ी बात है जो ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें हुई थी वो कितनी मौतें हुई थी। मगर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था सदन के अंदर भी कि दिल्ली हर राज्य की तरफ से यही रिपोर्ट दी गई है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। मगर ये काम जो है ये कहीं ना कहीं जो मरने वाले थे उनके परिजनों के ऊपर कहीं ना कहीं नमक का काम कर रहा था। और दिल्ली सरकार जो है वो इसीलिए एक कमेटी चाहती थी बनाना, और उसके लिए एलजी को 2 बार एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि एलजी उस पर मोहर लगाए, और केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के पास भी उसकी एक पत्र लिखा गया था और उसके माध्यम से यह भी कहा गया था कि एलजी से अनुमति दिलाई जाए ताकि कमेटी के आधार पर यह डिसाइड हो सके कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की वजह से और बेडों की वजह से और इलाज ना मिलने की वजह से कितनी मौतें हुई थी। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है दिल्ली सरकार को। और दिल्ली निरंतर जिस तरीके से एलजी से अपील की जा रही है कि एलजी जो है वो फाइल को मंजूरी दे, मगर अभी तक एलजी की तरफ से भी कोई मंजूरी नहीं दी गई। और सीधे सीधे कहें तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार यह चाहती है कि
जो ऑक्सीजन की वजह से जिन लोगों की मौतें हुई थी उनके आंकड़ों को छुपाना चाहती है और इसीलिए दिल्ली सरकार को परमिशन नहीं दी जा रही है। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई थी उससे साफ नजर आया। ट्विटर पर अगर एक जयपुर गोल्डन नाम का अस्पताल था, उसके मुखिया ट्विटर पर साफ तौर पर उन्होंने लिख दिया था कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है और हमारे यहाँ पर मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। वो स्थिति जब थी तब अब इस पर हीला हवाली की जा रही है और तमाम ये जो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, इसको लेकर एक पार्शियल रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। और जब तक पार्शियल रिपोर्ट नहीं आएगी हमको ये नहीं पता चलेगा कि कमियां कहां कहां पर हैं, किन किन मोर्चों पर हमको काम करना है। ऐसे में जब तीसरी लहर आएगी तो क्या इस सिरफुटौबल का असर उस तीसरी लहर से निपटने के लिए जो तैयारियां की जानी है उस पर नहीं पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा जयपुर गोल्डन अस्पताल की बात की, तो वहीं वहां पर भी ऑक्सीजन की वजह से कहा गया था कि उनके पास ऑक्सीजन कुछ समय की रह गई है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मौतें भी हुई थी। मगर यही स्थिति सर गंगाराम के अंदर भी थी, जहां पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लगभग 25 लोगों की मौतें हुई थी और खुद हमने ग्राउंड लेवल पर वहां से कवरिंग भी करके दिखाया था और लोगों को यही जानकारी भी दी थी कि यहाँ से अस्पताल से ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 25 लोगों की मौतें हुई है। मगर ये सिलसिला जो था वो लगातार और अस्पतालों का भी था। किसी के अंदर 4 मौतें हुई थी, किसी के अंदर 5 मौतें हुई थी और लगातार दिल्ली की हालत जो थी दूसरी लहर के अंदर, वो स्थिति बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी और लगातार हर मीडिया कर्मी ने वहां से कवरिंग दिखाई थी। मगर बात करें जिस तरीके से आप तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर की अगर स्थिति बिगड़ती है तो कई कमियां जो है वो किस तरीके की होंगी ये भी डिसाइड करना होगा। मगर यही चीज दिल्ली सरकार भी चाहती है कि दिल्ली सरकार ये चाहती है कि कमेटी के आधार पर यह डिसाइड की जाए कि किन किन अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी और किन किन आधार पर यानी कि बेडों की कमी थी, ताकि उसको तीसरी लहर जो पहले है उससे कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। मगर केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से परमिशन नहीं दी गई है उससे साफ जाहिर होता है और यही चीज मनीष सिसोदिया भी कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो उनके ऊपर दबाव बना रही है ताकि उनके आधार पर ही यानी कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है इस तरीके की रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को दे और केंद्र सरकार जो है वो जनता को यही रिपोर्ट पेश करेगी। मगर दिल्ली सरकार ये चाहती है कि इसका जो है जो दूध यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, ताकि की सच्चाई जो है वो जनता तक आ सके और ऑक्सीजन की वजह से, बेडों की वजह से जितनी भी मौतें हुई हैं उनके जो आंकड़े हैं वो जनता के तक आ सके। मगर देखना होगा कि केंद्र सरकार की जो एलजी है वो किस तरीके की मंजूरी देते हैं, क्योंकि 2 बार फाइल जा चुकी है एलजी के पास और अभी तक एलजी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। जी राजीव जी, वैसे तो हमारे देश में हर वक्त कोई ना कोई चुनाव लगा रहता है, लेकिन अभी निकट भविष्य में 6 महीने के अंदर करीब 5 प्रमुख राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि एक ये चुनावी कसरत भी हो रही है कि एक पार्टी का जो सरकार वहां पर आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य विभाग के लिए तो जिम्मेदार वही है, और जिस तरीके से देखा कि आम आदमी पार्टी को सहयोग लेना पड़ा था केंद्र सरकार का, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला तब कुछ हालात थोड़े ठीक हो पाए थे। क्या लगता है ये जो सिरफुटौबल हो रही है इसमें कुछ राजनीतिक तड़का भी है क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राजनीति की, क्योंकि दूसरी लहर के आने से पहले कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे भी चुनाव चल रहे थे और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो गोवा कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर थे और वहां पर जो चुनावी रैली हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं यही मुद्दे उठे थे कि जो चुनाव के रैली के अंदर ही कोरोना नहीं फैल रहा और जगहों पर कोरोना क्यों फैल रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता भी परेशान थी। मगर जिस तरीके से अब जो 5 राज्यों के चुनाव है और उसके अंदर खुद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड की बात करें या फिर पंजाब की बात करें या हर यूपी की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, लगातार इन जगहों पर जाके अपने चुनाव प्रचार कर रही है, तो कहीं ना कहीं जनता तक एक ही मैसेज जाता है कि सिर्फ चुनावी तड़का दिया जा रहा है, जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रैलियां की जा रही हैं अभी भी वो स्थिति कहीं ना कहीं तीसरी लहर को कहीं ना कहीं दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार चाहती है कि उनको कमेटी के आधार पर रिपोर्ट बनानी दी जाए और रिपोर्ट के आधार पर ही खुलासा होगा कि कितनी लोग मौतें जो हुई थी वो ऑक्सीजन की वजह से हुई थी और कितनी बेडों की वजह से हुई थी और कितनी अस्पतालों के बाहर जो लोगों ने दम तोड़ा था ताकि इलाज ना मिल पाया था। मगर जिस तरीके से लगातार अब अपील की जा रही है कि एलजी से एलजी मोहर लगा के दे फाइल पर, मगर अभी तक एलजी की तरफ से कोई भी 2 बार फाइल आ चुकी है मगर उन्होंने मोहर नहीं लगाई है। मगर कहीं ना कहीं भाजपा भी इसके लिए जिम्मेवार है और दिल्ली सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि दोनों ही अभी भी चुनाव के समय की यानी कि 5 राज्यों का जो चुनाव है उनकी तरफ लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और यही चीज केंद्र सरकार भी चाहती है कि जनता तक वो सच्चाई ना पहुंचे ताकि जनता जो है उनको ही पसंद करे और उनको ही वोट बैंक दे अपना। जी राजीव जी, एक और बात,
जिस तरीके से जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी और जहां जहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट थे, तमाम राज्यों की सरकारें अपने अपने क्रायोजेनिक टैंकर्स वहां पर भेज के वहां से ऑक्सीजन मंगवा रही थी। लेकिन जब दिल्ली की बात आई, दिल्ली ने डिमांड रख दी कि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन की कमी है, इतना स्टॉक हमें चाहिए। तो ये डोर स्टेप डिलीवरी चाह रहे थे, इनके पास तो ऑक्सीजन लाने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स भी नहीं थे। अब जबकि तीसरी लहर का अंदेशा बताया जा रहा है कि नवंबर के आसपास एक बार फिर से प्रकोप हो सकता है कोरोना का, इस मोर्चे पर कितना काम कर लिया गया? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर जो दूसरी लहर के अंदर स्थिति थी, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी और लगातार दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार से अपील करती हुई नजर आ रही थी कि केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन दे ताकि जनता की जो मौतें हैं वो कम से कम हो सके और परिजन जो है, जो उनका गुस्सा था वो दिल्ली सरकार की तरफ ना हो। मगर लगातार जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी, क्योंकि लगभग सभी अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती नजर आ रही थी। खुद दिल्ली पुलिस के जवान जो थे या बड़े अधिकारी थे, वो खुद ऑक्सीजन अपनी गाड़ियों के अंदर, यानी कि दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां थी उनके अंदर सिलेंडर लेके आते थे और खाली लेके जाते थे और भरवा के अस्पतालों को देते थे ताकि लोगों की मौतें ना हो। मगर जो स्थिति अब है तीसरी लहर के लिए, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है वो नवंबर में आ सकती है और उसके लिए कहीं ना कहीं तैयारी होनी चाहिए थी। मगर अभी तक तैयारी जरूर की गई है। दिल्ली के अंदर तमाम जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल हैं, उनके अंदर भी लगातार ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं और अभी तक सरकारी अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगभग बन चुके हैं और लगातार यही कोशिश की जा रही है ताकि छोटे अस्पतालों को भी जरूरत पड़ती है तो उनके लिए भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सके। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली होगी, जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए तो प्लांट लगा दिए गए, मगर जो बेडों की संख्या कम थी उसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि अस्पतालों के अंदर बेडों की संख्या कम होगी तो फिर मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उनको रखने के लिए दिक्कत भी आएगी। और ऑक्सीजन जो है वो कितनी भी हो, मगर जब तक बेड नहीं होंगे तो इलाज भी उन तक नहीं मिल पाएगा। मगर दिल्ली सरकार को समझना होगा और साथ में केंद्र सरकार को भी, ताकि अस्पतालों के अंदर जो स्थिति है, यानी कि बेडों की संख्या कम है या ऑक्सीजन को लेकर या वेंटिलेटर बेड को लेकर या आईसीयू बेड को लेकर, वो भी स्थिति को सुधारा जा सके ताकि तीसरी लहर जो है वो समय से पहले ना आए और लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को बचाया भी जा सके। मगर ऑक्सीजन के लिए जरूर दोनों ही सरकारें आपस में लड़ रही है, मगर बेडों की संख्या को ले या फिर ऑक्सीजन को ले या फिर आईसीयू बेड को ले, इस तरीके की जो सुविधाएं होनी चाहिए अस्पतालों के अंदर, उसमें भी अभी तक कमी देखने को मिल रही है। और दिल्ली सरकार को यह भी समझना होगा कि अस्पतालों के अंदर सुविधाएं बढ़ाए ताकि मरीजों की संख्या को कंट्रोल किया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो अगली खबर का रुख करते हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जोड़ तोड़ की राजनीति में जुट गए हैं। शुक्रवार को भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री अनिल जोशी समेत भाजपा के करीब 13 हिंदू चेहरे शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर बादल ने सभी नेताओं का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। अनिल जोशी के अलावा दसूहा से पूर्व भाजपा विधायक सुखजीत कौर शाही, लुधियाना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कमल चेत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रधान मोहित गुप्ता, पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके और पार्टी उपाध्यक्ष आरडी शर्मा ने भी बीजेपी छोड़कर सुखबीर सिंह बादल की उपस्थिति में अकाली दल की सदस्यता ले ली। पूर्व सभासद और बटाला प्रधान रहे सुरेंद्र छिंदी, लुधियाना के पूर्व पार्षद मिंटू शर्मा समेत सुजानपुर से 5 बार से प्रधान रहे राजकुमार गुप्ता भी अकाली दल में शामिल हुए। इससे पहले सुखबीर बादल ने सभी नेताओं का सरोपा भेंट कर स्वागत किया। साथ ही अनिल जोशी को उन्होंने तलवार देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान मंच का संचालन पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने किया। बीजेपी छोड़कर अकाली दल में शामिल होने वाले सभी नेता हिंदू चेहरे हैं। सियासी जानकार इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल आने वाले चुनाव में अनिल जोशी समेत अन्य सभी नेताओं का हिंदू चेहरे के रूप में इस्तेमाल करेगी। आपको बता दें कि पंजाब में दूसरे नंबर पर हिंदू मतदाता हैं। अकाली दल हिंदू वर्ग में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है और इसी को लेकर ये तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग शिरोमणि अकाली दल में हुई है। तो शिरोमणि अकाली दल चुनाव से पहले मजबूती की स्थिति में दिखता हुआ और बीजेपी के चेहरों को तोड़कर अब अपने दल में लाकर हिंदू वोट बैंक खासकर जो है उस पर अब उसको लुभाने का प्रयास शिरोमणि अकाली दल के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलवीर दीवान हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। कुलवीर जी, अब ये देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन का असर इसको समझा जाए या फिर और कोई स्थानीय समीकरण कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अब शिरोमणि अकाली दल का दामन जो है वो थाम रहे हैं।
देखिए बिल्कुल दोनों तरह से यानी ये कहें कि दोनों आधार पर श्रोमणी अकाली दल जो है इस अनिल जोशी की अनिल जोशी जो श्रोमणी अकाली दल में शामिल हुए हैं, दोनों पर भुनाना चाहेगा अकाली दल। एक ये भी मैसेज देना चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो श्रोमणी अकाली दल को ज्यादा सही मान रहे हैं, उसके असूलों को अपना रहे हैं, लिहाजा अनिल जोशी जैसे जो बड़े नेता हैं वो श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। दूसरा किसानों वाला वाले आंदोलन की बात करें तो कहीं ना कहीं अनिल जोशी का शामिल होना ये संदेश भी देता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता संतुष्ट नहीं है, लिहाजा वो और पार्टियों का रुख करना चाह रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को यदि कमजोर होगी ऐसे हालातों में तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसका फायदा लेना चाहेंगे। और जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल का एक रिश्ता भी रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और अब भी ये गठबंधन तोड़ा भी यही ऐलान करके गया है कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है, और इसीलिए श्रोमणी अकाली दल ने मंत्री पद जो है वो ठुकराया है केंद्र में। और साथ ही जो एक गठबंधन था जो पिछले कई सालों से चल रहा था दोनों पार्टियों के बीच में, वो तोड़ दिया है। यानी कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल किसानों को ये संदेश देना चाहती है कि उनके हित के लिए उसने कुर्बानी की है, और अब इसको कुर्बानी को भुनाने की कड़ी में ही अनिल जोशी का श्रोमणी अकाली दल में शामिल होना एक और मजबूती पार्टी को दे सकता है। अनिल जोशी हिंदू चेहरा है, और जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल पहले ही ऐलान कर चुका है कि जो हिंदू समुदाय है उसको भी पूरी तरह से प्रतिनिधित्व तो जो है सरकार में मिलेगा, और उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो हिंदू चेहरे को दिया जाएगा। तो ऐसे में अनिल जोशी का शामिल होना कई राजनीतिक मायने जो है वो रखता है पार्टी की मजबूती के लिए, और एक बड़ा चेहरा जो है अनिल जोशी को माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी में रहे हों या फिर अब श्रोमणी अकाली दल के साथ जुड़ गए हों, क्योंकि एक साफ नेता की छवि जो है अनिल जोशी रखते हैं, और साथ में अपनी बात जो है वो बेबाकी से कहते हैं। और श्रोमणी अकाली दल जिसमें अब अनिल जोशी शामिल हुए हैं, इस पार्टी की भी खिलाफत अनिल जोशी ने उस वक्त की थी जब अनिल जोशी इस पार्टी के साथ सरकार का हिस्सा थे। यानी श्रोमणी अकाली दल गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जब था तब अनिल जोशी मंत्री थे, और उस वक्त इन्होंने श्रोमणी अकाली दल की कई नीतियों पर सवाल उठाए थे और खुलकर विरोध किया था। लेकिन ऐसे मुखर नेता का श्रोमणी अकाली दल के बीच में शामिल होना एक बड़ा संदेश जो है राजनीतिक तौर पर श्रोमणी अकाली दल की मजबूती के लिए दे सकता है। जी। तो पंजाब की राजनीति में अब सियासी जोड़ तोड़ जो है वो शुरू हो गया है, और बीजेपी के करीब 13 हिंदू चेहरे जो हैं वो श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो चुके हैं। इसके पीछे जो प्रमुख वजह है वो किसान आंदोलन को माना जा रहा है कि किसान आंदोलन में जिस तरीके से सबसे ज़्यादा असर जो है वो पंजाब के किसानों पर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और तो कुलबीर जी, साफ तौर पर ये तो दिख रहा है क्योंकि बीजेपी का कुनबा जो है अब सरकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे बड़ी वजह किसान आंदोलन ही दिखाई दे रहा है। जो तमाम बॉर्डर्स हैं दिल्ली में जहां पर किसान आंदोलन ये चल रहा है, वहां पर सबसे ज़्यादा किसानों की जो मौजूदगी है वो पंजाब राज्य से ही है। क्या लगता है आपको कि वैसे भी बीजेपी तो छोटे भाई की भूमिका में थी पंजाब में, अब बीजेपी को और भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अनिल जोशी ही कई और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए चेहरे जो हैं वो अनिल जोशी के साथ ही श्रोमणी अकाली दल में शामिल हुए हैं। यानी अब कहीं ना कहीं अनिल जोशी ने उन नेताओं के लिए दूसरे विकल्प चुनने का एक रास्ता जो है वो खोल दिया है। जो नेता जनता पार्टी की नीतियों से खासतौर पर पंजाब में खुश नहीं है, लेकिन अपनी आवाज जो है वो उठा नहीं पा रहे थे, तो ऐसे नेताओं के लिए अनिल जोशी ने एक रास्ता या फिर एक विकल्प जो है वो खोल दिया है कि वो यदि और पार्टियों का रुख करना चाहें। हालांकि माफ कीजिएगा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो पंजाब इकाई है वो लगातार ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में पकड़ जो है मजबूत होती जा रही है, और अन्य दलों से उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। और पिछले दिनों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई पार्टियों के नेताओं ने आया भी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में सबसे बड़ा जो बल पंजाब से ही मिला, हरियाणा की भी उसमें हाजिरी थी, यूपी की भी उसमें हाजिरी थी, लेकिन
लेकिन उसका झंडा बरदार जो है वो पंजाब राज्य ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया कुलवीर दीवान जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो पंजाब में बीजेपी का कुनबा जो है वो सिमटता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो राजधानी लाइव में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए राज्य की योगी सरकार ने रविवार का लॉकडाउन भी हटा लिया है। अब रविवार को राज्य में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला कोरोना के नए मामलों में लगातार आ रही कमी के मद्देनजर लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते अब तक वीकेंड लॉकडाउन के तहत शनिवार और रविवार दोनों दिन बाजार पूरी तरीके से बंद रखे जा रहे थे, लेकिन बीते 14 अगस्त से शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया था। अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म हो गया है। इस तरह इस वीकेंड यानी कल और परसों यानी कि माफ कीजिएगा, आज और कल सभी बाजार पहले की तरह ही खुलेंगे। राज्य में अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सभी व्यापारिक गतिविधियां चलती रहेंगी। हालांकि जिन बाजारों में साप्ताहिक बंदी रविवार को होती है, वहां पर यह व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी। सरकार के इस फैसले से बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि यूपी के 15 जिलों में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं मिला है। इन जिलों में अलीगढ़, अमेठी, बदायूं, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, कासगंज, महोबा, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती और शामली शामिल हैं। कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में बहुत ही तेजी से घटे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 58 जिलों में कोरोना का कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। साथ ही राज्य में पॉजिटिविटी रेट 0.01% तक पहुंच गई है, जबकि ठीक होने वाले लोगों का जो रेट है वो 98% से भी ज्यादा है। 98.6% जो है वो रिकवरी रेट अब उत्तर प्रदेश का सामने आ रहा है। प्रदेश में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये भी कोरोना के घटते मामलों के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 26 लाख लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। और इसी के मद्देनजर अब जब कोरोना केस कम हुए हैं, इसी को लेकर योगी सरकार ने अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप आनंद, माफ कीजिएगा, हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से योगी सरकार ने यह फैसला लिया है, खास तौर पर इसको रक्षाबंधन से के संबंध में, उसके संदर्भ में देखा जाए कि अब लॉकडाउन रविवार का जो था वो भी खत्म कर दिया गया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन का तो त्योहार कल है ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम ऐसे जिले रह गए जहाँ पे कोरोना के एक्टिव केस हैं। मसलन अगर बात करें तो बहुत ऐसे जिलों में 5 से 6 की संख्या है, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर 10 के आसपास में संख्या है, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे 3 से 4 की संख्या है। तो धीरे धीरे संक्रमण का जो है रफ्तार वो कम हो रहा है। और कोरोना ट्रीटमेंट का जो फार्मूला सीएम योगी ने अपनाया था, ट्रिनिटी के फार्मूले को जो लेके आगे बढ़े थे, उससे उत्तर प्रदेश को सफलता मिली। और उसी को देखते हुए ये जो साप्ताहिक बंदी थी इसको हटाने का फैसला किया गया है। बहरहाल अगर हम बात करें तो टीकाकरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का खिताब पा चुका है, टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का खिताब पा चुका है। तो कहीं ना कहीं से जो सीएम योगी की जो नीतियां नहीं, उन नीतियों की वजह से ही इतनी जल्दी कोरोना पर विजय प्राप्त किया जा सका है। और उसी के मद्देनजर जो दुकानें हैं साप्ताहिक स्तर पर बंद थी, अब उनको खोलने का फैसला किया गया। हालांकि इससे व्यापारियों में खुशी की लहर तो है, लेकिन कहीं कहीं जो व्यापारी उनके मन में एक सवाल भी है कि क्या तीसरी लहर आ सकती है, क्या बच्चों से हम इस लहर को बचा सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो है एक सर्वे में सामने आया कि तीसरी लहर बच्चों के अंदर आ गई है। फिलहाल अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जायडस ने बच्चों के टीकाकरण के लिए मंजूरी के लिए अपील की है। उम्मीद है कि जल्दी उस अपील पे मुहर भी लग जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है और कि हम कितने सतर्क हैं और उस सतर्कता के साथ हम अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जहां सतर्कता कम होगी वहीं पे बीमारी जो है फिर से एक बार और पांव पसारना शुरू करेगा। तो सरकार ने तो अपना काम कर दिया है दोनों स्तर से, लेकिन अब जिम्मेदारी आम जनता की बनती है, हमारी बनती है कि हम कैसे इसको फॉलो करते हैं, कैसे आगे तक लेके जाते हैं। जी प्रदीप जी, आपने एक बेहद ही अहम बात कही, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये अकेले सरकार नहीं जो जीत सकती, इसमें जनता को भी सरकार के साथ, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना है। क्योंकि अदृश्य वायरस है, छूट तो मिल गई है, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो बार बार हाथ धोना है, जो मास्क लगाना है, उसका पालन कराना प्रशासन के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है। खासकर कि जब रक्षाबंधन पर बहुत बड़ी भीड़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होने वाली है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से।
बहुत ही सही सवाल है आपका। अगर हम बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का यह त्योहार है और कहीं ना कहीं से सभी राज्यों को जो गाइडलाइन है उस पर पालन करवाना होगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल से एक जो फॉर्मूला लागू किया गया है, संसदीय संस्थाओं ने भी लागू किया है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी व्यक्ति बस में सफर कर रहा है, जो महिला सफर कर रही है, जो बच्चा सफर कर रहा है, बिना मास्क के वो प्रवेश वर्जित है उनका बस में या ट्रेन में। और अगर हम बात करें तो थर्मल स्कैनिंग और जो प्रक्रियाएं चल रही थी उनको और तेज कर दिया गया, उनको और प्रभावी कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से बोला था जन भी बचाना और जीवन भी बचाना है। तो इन दोनों के तौर पे सरकार ने तो अपना वो वादा पूरा किया। अब जिम्मेदारी आम जनता की बनती है कि आम जनता उस पर किस स्तर पर खरा उतरती है और इस पूरे प्रक्रिया को कैसे लेके आगे बढ़ती है। क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ऐसी घातक बीमारी, ऐसी अदृश्य महामारी जिससे पूरा विश्व जूझ रहा था, अभी उत्तर प्रदेश में हमारे कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो उन लोगों की जान को याद करते हुए अगर हम अपने आप को सतर्क रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें तो शायद हम इस वैश्विक महामारी से निजात पा सके। क्योंकि टीकाकरण तो हो चुका है, लेकिन टीकाकरण के बाद भी कई ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं जहाँ पे कोरोना हुआ है और वो बहुत जटिल स्थिति में हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना का जो टीका है वो हमको पूरी तरह से सुरक्षित कर देगा। सुरक्षित हम तभी हो पाएंगे जब हम उस गाइडलाइन का पालन करेंगे, उस गाइडलाइन के सापेक्ष चलेंगे। प्रदीप जी बिल्कुल ठीक है। और साइंटिस्ट भी बार बार कह रहे हैं, हमारे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि किसी भी वैक्सीन का लग जाना ये गारंटी नहीं देता कि आपको कोरोना नहीं होगा। हर वैक्सीन का अपना अलग अलग एफिकेसी रेट होता है और उसी के मुताबिक लोगों को अपने आगे की दिनचर्या जो है वो चलानी होती है। खासकर अब आगे आने वाले समय में जब प्रदीप जी चुनाव भी होने वाले हैं, इससे पहले पंचायत चुनाव, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, वो एक दौर यूपी ने देखा। जिस तरीके का जनसंख्या घनत्व है और देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, जहां पर बहुत जो आबादी है वो बहुत घनी है और कोरोना के लिए यही सबसे ज़्यादा मुफीद होता है। तो अब जब बात तीसरी लहर की जा रही है, जब ये कहा जा रहा है कि इसमें बच्चों के ऊपर ज़्यादा बड़ा अटैक हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम आपको कितने चाक चौबंद लग रहे हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अपने जो उसकी व्यवस्था है वो करीब करीब पूर्ण दिखाई दे रही है। क्योंकि जो डाटा है, डाटा के अलावा हम अगर जमीन पे सर्वे करते हैं, मतलब मैं कल लखनऊ में कई लोगों से पूछ रहा था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि हमको वैक्सीन लगाई गई है, हमको जबरदस्ती मतलब ढूंढ के वैक्सीन हमको लगाई गई है। किसी को पहला डोज लग गया, किसी को दूसरा डोज लग गया है। अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक CSC PSC पे कंटिन्यू की जा रही है। सिर्फ बुधवार को छोड़कर जितने भी दिन है सभी दिन जो है डोजेज लगाए जा रहे हैं। तो सरकार और जो सरकारी तंत्र है वो तो अपनी जगह मुफीद है, लेकिन फिर बात वही होती है कि हम कितने तैयार हैं, हम कितने सुरक्षित हैं और अपने आप को कितना सुरक्षित रख पाते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे और आपके ऊपर। क्योंकि हम जिस तरह परिवेश बनाएंगे हमारे आसपास, सिर्फ हम कोरोना को ही क्यों, इस समय देखिए बरसात का समय है, संचारी रोगों का एकदम पूरी तरह से समय होता है ये चरम पर। अब इस समय अगर हम उन सब चीजों से दूर ना रहें तो निश्चित रूप से हमको एक और बीमारी आएगी और उस बीमारी से हम लड़ेंगे। फिर तो हमको खुद अपने आप को बचाना होगा और अपने आप को बचाते हुए अपने सारे कार्य करने होंगे, तभी हम जो है सफल हो पाएंगे और फिर ऐसी बीमारियों का लड़कर सामना भी कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो राजधानी लाइव में आगे बढ़ते हैं। बात अब मध्य प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे शहरों को हवाई सुविधा से जोड़ने के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐसा कहना है कि हम तेजी से हवाई सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जबलपुर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए हमने तत्काल 730 एकड़ जमीन दे दी है। इसके साथ ही इंदौर एयरपोर्ट के लिए भी जमीन देने के निर्देश दे दिए हैं। गुरुवार को जबलपुर से दिल्ली, इंदौर और मुंबई के लिए इंडिगो की 3 नई उड़ानों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। इसका शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी और राकेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर सकें, उस दिन को हिंदुस्तान की धरती पर लाना है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना इसी बात का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत तेजी से पूरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी बनाने का काम किया जाएगा। रीवा, सतना और संगरौली की हवाई पट्टियों को हवाई अड्डे में तब्दील किया जा सकता है। चौहान ने कहा कि आज से जबलपुर का नाम एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देश के प्रमुख शहरों में आ जाएगा।
जबलपुर हवाई सेवा के विस्तार से टूरिज्म के क्षेत्र में ये और विकसित होगा और यहाँ पर जो है जरूरत होने पर 730 एकड़ की जमीन दी गई है और भी जरूरत हुई तो और भी दी जाएगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके पर कहा कि जबलपुर हवाई सेवा विस्तार के लिए सांसद राकेश सिंह ने काफी प्रयास किए। जबलपुर से 28 अगस्त से हैदराबाद के लिए भी फ्लाइट शुरू की जाएगी। जब जबलपुर के हवाई अड्डे के विस्तार की बात आई तो हमने तत्काल 730 एकड़ जमीन यहां के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए दी और जरूरत पड़ेगी हम पूरी करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर में इंटरनेशनल फ्लाइट आप आज की आवश्यकता है, क्योंकि आपने स्वयं ये कहा है कि मध्य प्रदेश की अगर कॉमर्शियल बिजनेस कैपिटल अगर कोई है तो वो इंदौर है। इंदौर देश का स्वच्छतम शहर, पहला वाटर प्लस शहर, अद्भुत संभावनाओं से भरा ये। और केवल मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, ये पूरे मध्य भारत का एक सबसे प्रमुख शहर है जो औद्योगिक दृष्टि से भी तेजी से अब उड़ान भर रहा है, एक नया इतिहास रचेगा और हमारे देश की ग्रोथ का इंजन बनने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट आज भोपाल की और विशेषकर इंदौर की आवश्यकता है। जबलपुर एयरपोर्ट का नाम हमारी गौरव रानी दुर्गावती के नाम से हो जाए तो मैं समझता हूं कि वो जनभाव। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। गणेश जी, अब इंदौर को जो है वो एक तरीके से फ्लाइट का हब बनाने की शुरुआत हो रही है और इसी को लेकर 3 नई फ्लाइट्स वहां से शुरू हो रही हैं, तमाम बातें की जा रही हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए पवन, सबसे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि हर जिले में हवाई पट्टी होना चाहिए और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से कार्य कर रही है कि हर जिले में एक हवाई पट्टी बनाई जानी चाहिए ताकि उससे कनेक्टिविटी जो है एक जिले की दूसरे जिले से आसानी से कनेक्टिविटी हो सके। और इसी तहत अब जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है कार्य करना चालू कर दी है। और सबसे प्रथम अगर बात करें तो जबलपुर की बात करें तो जहां पर जबलपुर में एयर कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद पड़ी थी और जबलपुर कनेक्टिविटी के लिए चाहे वहां के सांसद राकेश सिंह रहे हों या कई नेता रहे हों, वो लगातार प्रयास कर रहे थे। अब जाकर उनका सपना जो है पूरा हुआ है और इस पर अब जो जबलपुर की बात करें तो जबलपुर से जो कनेक्टिविटी है वो जबलपुर से मुंबई दिल्ली के लिए जहां चालू हो चुकी है। 3 फ्लाइटों का शुभारंभ हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री है और नागरिक उड्डयन मंत्री है, उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया जा चुका है। वहीं अगर हैदराबाद की बात करें तो 28 अगस्त से हैदराबाद के लिए भी कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी। तो लगातार जो है जो जबलपुर के लिए एक आवाज उठाई जा रही थी, वहां के लोगों के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी एयर कनेक्टिविटी को लेकर, वो एयर कनेक्टिविटी अब चालू हो चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना था कि हर जिले में हवाई पट्टी हो और चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से सफर कर सके। अब जो है वो सपना जो है कारगर साबित हो रहा है और उसी पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। जैसे छोटी हवाई पट्टियां भी हैं, चाहे वो सीधी सिंगरौली की बात करें और तो वहां की भी हवाई पट्टियों को हवाई अड्डे पर तब्दील किया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हो सके। तो हालांकि ये एक अच्छा प्रयास है। हवाई जहाज को लेकर जो कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी की जा रही है वो आसानी जो बिजनेस प्रणाली के लोग हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा आसानी रहेगी। और तमाम जो है अभी अगर बात करें तो हफ्ते भर में जहां करीब 550 से 600 जो एयर कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश भर से संचालित होती है वो अब जाकर 700-800 हो चुकी है, कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो हालांकि अब मध्य प्रदेश सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है उस पर तेजी से कार्य कर रही है और उसी का एक उदाहरण है कि जबलपुर से जो कनेक्टिविटी है वो चालू हो चुकी है। जी पवन, इसी के साथ रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का जो आग्रह शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया, इसको लेकर अब जो संबंधित मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसको लीड कर रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर? देखिए अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब जबलपुर से 3 एयर कनेक्टिविटी चालू हुई है, वो मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के लिए जो इसका शुभारंभ किया गया है, इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपील की है कि अब जो जबलपुर एयरपोर्ट है उसे रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए, रानी दुर्गावती के नाम से इस एयरपोर्ट का नाम किया जाए, नामकरण किया जाए।
हालांकि ये मांग काफी पहले से रानी दुर्गावती के नाम से जो है काफी पहले से जो राजपूत समाज है और कई लोग हैं उनके द्वारा उठाई जा रही थी। उसी को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपील की है और इस पर जो है जल्द से जल्द जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में बात भी करेंगे और जो जबलपुर एयरपोर्ट है उसका नाम जो है रानी दुर्गावती के नाम से करने के पूरी तरह से प्रयास किए जाएंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि हालांकि केंद्र में किस तरह से प्रस्ताव रखा जाता है केंद्रीय मंत्री के द्वारा और केंद्र उसे किस तरह से स्वीकार करती है और जो जबलपुर एयरपोर्ट है उसका नाम जो है रानी दुर्गावती के नाम से हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांग की है, इसका मतलब कि जल्द ही अब जो है केंद्र की तरफ से इस बात को भी स्वीकार किया जाएगा और केंद्र की तरफ से इस बात को स्वीकार करने के बाद जो है जबलपुर एयरपोर्ट का नाम जो है रानी दुर्गावती के नाम से भी जाना जा सकता है। जी पवन। विपक्षी पार्टियों की जो मेन बात की जाए, मुख्य रूप से कांग्रेस, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी आई है इसको लेकर? देखिए अभी कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है क्योंकि अब जल्द जो है प्रतिक्रिया इस पर देखने वाली बात होगी कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। क्योंकि कांग्रेस तो अगर एयरपोर्ट की बात करें या फिर जो उड़ाने हैं उनकी बात करें तो कांग्रेस अभी भी लगातार एक ही सवाल उठा रही है, वो है महंगाई को लेकर। क्योंकि महंगाई जो है चरम स्थान पर है और ऐसे में कांग्रेस का यही कहना, हम चाहे मेट्रो ट्रेन ला लें या फिर एयर कनेक्टिविटी कर ले, लेकिन जब तक महंगाई जो है आम जनता के जो बोझ बन रही है वो समाप्त नहीं होती है तो आम नागरिक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से सफर कर पाएगा, लेकिन अभी वो खाने को मजबूर हो रहा है तो ऐसे में वो हवाई जहाज चलने के लायक नहीं है। तो कांग्रेस हालांकि लगातार जो है महंगाई को लेकर अभी सवाल उठा रही है और महंगाई क्योंकि अगर बात करें तो महंगाई लगातार चरम स्थान पर है, लगातार बढ़ती नजर आ रही। तो कांग्रेस के पास अभी एक ही मुद्दा है, वो है महंगाई और आम जनता के साथ खड़े होकर अभी महंगाई के मुद्दे को ही कांग्रेस जो है भुना रही, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हो या गैस के टंकियों के दामों को लेकर हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। जी पवन। लेकिन गणेश जी, जिस तरीके से कहीं पर भी एयरपोर्ट कोई संचालित होता है तो वहां पर होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं, रोजगार भी बहुत बड़ी संख्या में वहां पर मुहैया होना शुरू हो जाता है। किस तरीके से स्थानीय जनता जो है और खासकर वो व्यापारी वर्ग, उसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलता है इस तरीके के ऑपरेशन से? देखिए निश्चित तौर पर अगर कोई एयर कनेक्टिविटी होती है या फिर हवाई पट्टे खोले जाते हैं या फिर हवाई अड्डे बनाए जाते हैं तो उससे जो बिजनेस प्रणाली होती है उस पर पूरी तरह से जो सुचारू हो सकती है और जो बिजनेस व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए एक फायदेमंद हो जाता है। क्योंकि कई लोगों को हालांकि आम जनता को भी वहां से रोजगार मिलता है, टूरिज्म भी बढ़ता है, टूरिस्ट लोग भी एयर कनेक्टिविटी की वजह से जल्द आते हैं। ऐसे में कई मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई स्थानों पर टूरिस्ट प्लेस है, काफी दूर से लोग आते हैं। जबलपुर की बात करें तो चाहे वो अमरकंटक हो या पचमढ़ी हो, ऐसी जगहों पर लोग काफी ज्यादा टूरिस्ट भारी मात्रा में आते हैं। तो निश्चित तौर पर एयर कनेक्टिविटी की वजह से रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ में जो बिजनेस प्रणाली है उस पर भी काफी ज्यादा ग्रोथ होगी और लोगों के लिए जो बिजनेस जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए एक कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, अच्छी खबर है उनके लिए। क्योंकि बिजनेस में एक तीव्रता जो एयर कनेक्टिविटी रहेगी उससे लाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर आम जनता का भी, क्योंकि आम जनता को वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी भी एक रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि प्रदेश में अगर बात करें तो अभी कोरोना काल के बाद जो है रोजगार जो है पूरी तरह से ठप पड़ा था, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में एयर कनेक्टिविटी होती है तो निश्चित तौर पर लोगों को भी, आम जनता को भी राहत मिलेगी और उन्हें भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एयर कनेक्टिविटी से सभी लोगों के लिए फायदा है, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हो या फिर हायर क्लास के लोग हो, सभी के लिए जो है फायदेमंद साबित होगी। जी पवन। हर जिले में हवाई पट्टी की जो बात कही जा रही है, आप एक पत्रकारीय नजरिए से देखें तो कितनी ये मांग जो है व्यवहारिक है, कितनी प्रैक्टिकल है और क्या ये संभव है निकट भविष्य में? देखिए अगर हर जिले में हवाई पट्टी बनाई जा रही है तो निश्चित तौर पर ये अच्छी पहल है। लेकिन अगर सबसे पहले पवन बात करें तो ऐसी कई हवाई पट्टियां पहले भी बनाई गई हैं जो कि पूरी तरह से वहां पर कोई व्यवस्था उसको नहीं देखी जाती है, ना तो उसका रख रखाव किया जाता है। और आज यही कंडीशन है कि जो हवाई पट्टियां कई मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, कई जिलों में
पहले भी बनाई गई थी, वो चाहे सतना की हवाई पट्टी हो या फिर अन्य क्षेत्रों की कटनी की हो। ऐसी कई हवाई पट्टियां हैं जहां पर कूड़ा और करकट पड़ा होता है। तो निश्चित तौर पर हवाई पट्टियां ठीक है, बना देना एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आगे की बात करें तो हम बिजनेस प्रणाली को लेकर हो या फिर एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, लोगों के आवागमन को सुचारू करने के लिए प्रयास सरकार कर रही है, वो काफी अच्छी पहल है। लेकिन उसका रख रखाव भी जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हवाई पट्टियां बना देने से वहां से जो एयर कनेक्टिविटी है वो चालू हो जाए। हवाई पट्टी बन गई है, लेकिन वो सिर्फ हवाई पट्टी सिर्फ नाम के लिए ही रह जाती। तो उस पर जरूरी है कि हवाई पट्टी बनाने के बाद जो उसका मेंटेनेंस है या फिर उसका रख रखाव है वो सुचारू रूप से किया जा सके, ताकि हवाई पट्टी जो बनाई गई है, इतने करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके बनाई जा रही है सरकार की तरफ से, और लोगों को जो सुविधाएं या रोजगार देने के का बोल कर बनाई जा रही है, उन तमाम बातों को लेकर चलिए सुचारू रूप से चल सके। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो राजधानी लाइव में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें वहां पर कहीं से भी कम होती हुई अब नजर नहीं आ रही हैं। जब पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद अब एक बार फिर से शिवसेना जो सांसद हैं वो अब कटघरे में खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और यवतमाल वासिम से शिवसेना सांसद हैं भावना गवली, इन पर 100 करोड़ रुपए के गबन करने का गंभीर आरोप लगा है। बीजेपी के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के नेता किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए करीब 1 दर्जन एजेंसियों को इस बात की शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने खुद उस भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से उजागर करने के लिए महाराष्ट्र के वाशिम का दौरा भी किया। वहां पर उन्हें शिवसेना के समर्थकों का विरोध भी झेलना पड़ा और किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के वाशिम में एक संवाददाता सम्मेलन किया और उसमें कहा कि भावना गवली ने सांसद पद पर होते हुए अपनी कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपए का गबन किया है। ये आरोप किरीट सोमैया ने लगाया और ऐसी तमाम जानकारी उन्होंने देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी, सीबीआई और राज्य की अन्य एजेंसियों सहित केंद्र और राज्य सरकार को भी दी है। वहीं कल भाजपा नेता किरीट सोमैया के कार पर हमला भी हुआ था। किरीट सोमैया ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी थी और उन्होंने कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हम पर हमला किया। किरीट सोमैया ने ट्वीट किया कि शिवसेना के गुंडों ने मेरी कार पर हमला किया, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कार पर पत्थर फेंके थे। तो अनिल देशमुख के बाद अब भावना गवली जो यवतमाल वाशिम से शिवसेना की सांसद हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 100 करोड़ रुपए के गबन का आरोप बीजेपी के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं किरीट सोमैया की तरफ से लगाए गए हैं। भावनाताई गवळी यांचा ग्रुपनी 100 कोटी रुपयेचा घोटाळा केला आहे। बालाजी पार्टिकल बोर्डाला 55 कोटी रुपयेचं कर्ज असताना फक्त 25 लाख रुपये भावनाताई गवळी यांच्याच कंपनीने ते विकत घेतलं। 7 कोटी रुपये कॅश भावना गवळी यांच्या कार्यालयात चोरीला गेले आता त्यांनी एफआयआर दिली। हे रोख 7 कोटी रुपये आले कुठून? हायवे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टरला तिथून वसुलीचे हे पैसे आहे, हे पैसे कुठले आहेत? भावना गवळी यांचा 100 कोटीचा घोटाळा संबंधात मी ईडी, सीबीआय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सीबीआय, आरबीआय 1 डझन संस्थांकडे तक्रारी केल्या आहेत। मला विश्वास आहे येत्या 2 आठवड्यात भावना गवळीच्या विरोधात कारवाई सुरू। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। मुरारी जी, अब अनिल देशमुख के बाद अब ये एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है भावना गवली, किस तरीके से देखते हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या वाकई में भी कुछ दम है? देखिए, इस आरोप को लेकर तो सच्चाई कितना है कह पाना मुश्किल है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें कहीं से कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। जहां महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कहीं से कम नहीं हो रही है, वहीं वाशिम से शिवसेना कोटे से सांसद भावना गवली के ऊपर 100 करोड़ रुपए के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिस तरीके से बीजेपी के कद्दावर नेता किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 7 करोड़
रुपए उनके ऑफिस पर कैश पहुंचाए गए हैं। इन पैसों के जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, वो हम तमाम एजेंसियों को दिए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार की बात करें या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। जी, चुप्पी साधे हुए है शिवसेना। क्या महाविकास आघाड़ी की जो पूरा गठबंधन है, क्या एनसीपी या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई अभी तक? देखिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से कल जो है कि किरीट समैया के गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ था, स्याही फेंका गया था, उसे लेकर राजनीतिक सियासत और बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये सच्चाई नहीं है तो इस तरीके के आरोप से उनके लोग इतने घबराए क्यों हुए हैं कि हमारे जो दौरे हैं उस पर इस तरीके के हमला हो रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की धांधली या गड़बड़ी की गई है। बहरहाल ये जांच का विषय है, लेकिन एनसीपी सहित कांग्रेस की बात करें या शिवसेना की, तो भावना गौली के इस 100 करोड़ घोटाले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जी, शासन प्रशासन या फिर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, खासकर जांच एजेंसियां, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया, चाहे ईडी की बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें या फिर राज्य की जो अन्य एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से किरीट समैया ने कहा कि उन्होंने लगभग 1 दर्जन एजेंसियों को इस 100 करोड़ से जुड़े भ्रष्टाचार के सबूत, दस्तावेज के साथ हमने शिकायत किया है। इंतजार करना होगा, देखना होगा कि इस मामले में किस तरीके की जांच होती है और ये जांच की आंच क्या भावना गौली के साथ साथ और किन किन लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि ये कोई मामूली रकम नहीं है। लगभग 100 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है। जी मुराद जी, इस मामले में बात की जा रही है कि 100 करोड़ रुपए का गबन है और उन्होंने मतलब अपने पद पर रहते हुए अपनी एक कंपनी के माध्यम से इस पूरी ये जो मामला है उसको अंजाम दिया है। कौन सी वो कंपनी है और किस तरीके के घोटाले की बात कही जा रही है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग इसमें है? क्या हवाला का कोई मुद्दा है? थोड़ा विस्तार से इस बारे में जानकारी दें कि आखिर ये पूरा मामला जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर किरीट समैया के उस स्टेटमेंट पर बयान डाले जो उन्होंने मीडिया से दिया हुआ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बालाजी कंस्ट्रक्शन नाम की जो भावना गौली की कंपनी है, उस कंपनी ने गलत तरीके से लगभग 70 से 75 करोड़ रुपए के लोन लिए गए हैं, जबकि 25 करोड़ रुपए के आसपास वहां पर भी धोखाधड़ी की गई है। और सबसे बड़ा आरोप जो लगाए हैं, उन्होंने लगाया है कि 7 करोड़ रुपए उनके ऑफिस पर भावना गौली जो वासिम से सांसद है, उनके दफ्तर पर ये पैसे गए हुए हैं, जिनका उन्होंने जिक्र किया है। हमें पैसे उनका पूछना था कि क्या ये रोड के टेंडर जो पास हुए थे उनके पैसे थे या ठेकेदारों से पैसे थे, किसके जरिए पैसा वहां पहुंचाया गया था, किसका पैसा था। इन्हीं सब चीजों के जांच की मांग को लेकर किरीट समैया आक्रामक है। लेकिन भावना गौली की बात करें तो उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जी, साथ ही इस पूरी पार्टी को ये जो महाआघाड़ी का गठबंधन है, इसमें शरद पवार ये मुख्य कड़ी हैं, उनकी तरफ से भी किसी प्रतिक्रिया का ना आना और इतने बड़े घोटाले का आरोप लगना, किस तरीके से आप महाराष्ट्र की राजनीति में देख रहे हैं? देखिए, इसे एक बड़ी राजनीति मानी जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक मुद्दे सामने आए हैं। उसमें जांच भी चल रही है और कई लोग उस जांच के दायरे में भी आ चुके हैं। अब ऐसे में इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, देखना ही होगा कि शिवसेना के संसद के इस बचाव में एनसीपी प्रमुख शरद पवार या फिर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, चाहे बाला साहब थोराट हो या असलम शेख हो, वर्षा गायकवाड़ हो, ऐसे जो नेता है क्या उनके बचाव में आते हैं, ये देखना होगा। लेकिन आरोप जिस तरीके से लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। यही वजह है इतने बड़े एजेंसियों को इसकी जानकारी दी गई है। देखना होगा कि एजेंसी अगर इस मामले में जांच करती है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या फिर मनी लैंडिंग के जरिए इसकी जांच होती है, आखिर तो क्या कुछ सच्चाई निकल कर आएगी, ये इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह जी इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ हॉकी फेडरेशन की तरफ से ओलंपिक 2021 के सितारों को 21 अगस्त यानी आज सम्मानित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समेत तमाम बड़े नेता शामिल रहेंगे।
तो खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए हयात रीजेंसी औद्योगिक क्षेत्र चरण 1 में इस समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर ओलंपिक 2021 में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के राज्यपाल और विशिष्ट अतिथि जो हैं वो राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, पंजाब के खेल मंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस समारोह में रूपिंदर पाल सिंह, गुरजीत सिंह, मोनिका मलिक, शर्मिला देवी, रीना खोकर को चंडीगढ़ हॉकी फेडरेशन की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, एक और सम्मान समारोह, जिस तरीके से देश का झंडा बुलंद करके ये लोग टोक्यो में आए हैं, लगातार सम्मान पर सम्मान इनका हो रहा है, कितना गौरवान्वित करने वाला क्षण और क्या कुछ तैयारियां? देखिए, काफी ज्यादा सम्मानित करने वाला समय है बच्चों के लिए, क्योंकि काफी एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। आप देख सकते हैं कि पंजाब ऑलरेडी फैसिलिटेट कर चुका है अपने स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, वहीं हरियाणा कर चुका है। तो एक चंडीगढ़ की बात आ जाए, चंडीगढ़ यूटी है दोनों का, तो उसके बाद फिर ये जरूरी हो गया था कि चंडीगढ़ हॉकी एसोसिएशन अपने प्लेयर्स को अपने लेवल पे सम्मानित करे। इसलिए रुपिंदर पाल सिंह, गुरजंत सिंह, वही मोनिका मलिक और शर्मिला देवी और वही रीना खोकर, ये सभी जो चंडीगढ़ से प्लेयर्स हैं, ताकि चंडीगढ़ एक यूटी एक छोटा, अगर हम बोलेंगे यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद ये अपने प्लेयर्स को सम्मानित करना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को ग्राउंड लेवल से प्रमोट कर सके। क्योंकि कई बार प्लेयर के मन में ये रहता है कि पंजाब ने हमें सम्मानित कर दिया, हरियाणा ने हमें सम्मानित कर दिया, पर जहाँ पे हम रहते हैं, जिस यूटी के हम हैं, तो उन्होंने हमें सम्मानित नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक स्टेप आगे उठाया और अपने बच्चों को, जो खुद चंडीगढ़ से उठ के गए हैं, उनको सम्मानित किया गया है। तो एक बड़ी अचीवमेंट उनके लिए होती है, बड़ा सम्मान होता है कि उनके खुद जिस स्टेट में है या जहाँ पे वो खेले हैं, बड़े हुए हैं और सब कुछ सीखा है, वहां पे उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है चंडीगढ़ हॉकी एसोसिएशन की तरफ से, और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस और ज्यादा प्लेयर्स में देखने को मिलेगा। तो अमित, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं वहां पर, और किन लोगों को, आपने विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि तो बता दिए, साथ ही क्या और भी लोग, क्या पब्लिक गैदरिंग भी हो रही है? नहीं, देखिए ये पब्लिक गैदरिंग नहीं है, सिर्फ हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो चंडीगढ़ के, उनको बुलाया गया, उनकी फैमिली, ताकि, क्योंकि आपको बताइए कोरोना के चलते काफी ज्यादा प्रिकॉशन जरूर रखी गई हैं। वहीं सभी स्पोर्ट्स डायरेक्टर के मेंबर्स आएंगे, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी उत्तराधिकारी आएंगे, वो सब वहां पे मौजूद रहेंगे। वहीं पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि चंडीगढ़ की स्पोर्ट्स पॉलिसी कहती है कि जिस स्टेट की तरफ से, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों में से जिसकी तरफ से ज्यादा कैश अवार्ड दिया गया है, वही सेम कैश अवार्ड चंडीगढ़ की तरफ से दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही स्टेट्स की तरफ से जो अवार्ड दिए गए उनको क्लब करके कहीं ना कहीं प्लेयर्स को दिया जाएगा, जो कि प्लेयर्स के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव होता है, ज्यादा और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। प्लेयर्स की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? साथ ही ऐसे लोग जो अब और आगे आने वाले समय में सपना पाले बैठे हैं, उनके लिए ये पल कितना महत्वपूर्ण? देखिए, प्लेयर्स से जब बात की गई तो प्लेयर्स काफी ज्यादा खुश हैं। उनको कहीं ना कहीं ये था कि एक बार पंजाब ने हमें फैसिलिटेट कर दिया या कहीं हरियाणा हमें फैसिलिटेट कर दिया तो हमें शायद चंडीगढ़ से कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, पर जब उनको अब चंडीगढ़ से भी सम्मानित किया जा रहा है तो वो और ज्यादा खुश है। स्पेसिफिकली हॉकी प्लेयर्स का कहना है कि खुद हमें हॉकी चंडीगढ़ हॉकी एसोसिएशन हमें सम्मानित करी, तो उन्हें और ज्यादा फील हो रहा है कि जिस ग्राउंड पे वो लोग बड़े हुए हैं, जिस ग्राउंड पे उन्होंने इतना सब कुछ सीखा है और जिस ग्राउंड पे खेल के वो इतना केपेबल बने हैं, वहां से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो उनके लिए एक और बड़ी अचीवमेंट ये बन गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित कुमार इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।